हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे आधारित हम क्वेश्चन भी ही जो है कि डिस्कस करेंगे। तो माइटोकांड्रिया की खोज, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि माइटोकांड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। तो खोज कब की थी? 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। अगला पॉइंट है हमारा, हम पॉइंट करके एक जो है कि पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने ही इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। माइटोकांड्रिया का जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जो है कि हिम्मत दी है, तो अल्टमान ने इसे पहले जो है कि इसका नाम दिया बायोब्लास्ट कहा था। और सी बेंडा ने इसको जो है कि माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। तो आइए जानते हैं माइटोकांड्रिया की संरचना। माइटोकांड्रिया की संरचना, देखिए ऐसे फिगर बना हुआ है। तो हमने जो है कि पहले से ही फिगर बनाया है। तो ये जो ऊपरी लेयर है, इसको हम आउटर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो स्मूथ होती है और यह आकार में छोटी होती है। किसकी अपेक्षा? जो अंदर की लेयर होती है उसकी अपेक्षा यह छोटी होती है, क्योंकि इसमें दो लेयर होती हैं। एक आउटर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन होती है। तो यह जो है आकार में छोटी होती है। इनर माइटोकांड्रियल जो मेम्ब्रेन है वह जो है क्रिस्टी के रूप में, जो इसमें उंगली के समान जो संरचना होती है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो वो धसी रहती है। इसकी वजह से यह लेयर जो है कि जो यह परत है, जो यह मेम्ब्रेन है, वह जो है कि जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन है उससे काफ़ी बड़ी होती है आकार में। और जो उंगली के समान यह संरचना है, इसको हम क्रिस्टी कहेंगे। इस वाले पूरे भाग को हम क्रिस्टी कहेंगे। ये जो खाली स्थान है, उंगली के समान संरचना है, इसको हम क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। और इस पर जो ये जो दाने के समान जो है कि ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इसको हम जो है कि ऑक्सीसोम कहेंगे। यह हमारा ऑक्सीसोम है। इसी के द्वारा ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होता है। और इसमें जो यह जो है कि द्रव्य भरा है, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी मैट्रिक्स में जो है कि डीएनए पाया जाता है। इसका डीएनए, माइटोकांड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है वह सर्कुलर डीएनए होता है। यह तो हो गई माइटोकांड्रिया की संरचना। माइटोकांड्रिया में दो परत होती है। आउटर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि इसमें स्मूथ होती है। इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन, जो है कि आकार में बड़ी भी होती है और यह स्मूथ नहीं होती है, क्योंकि यह उंगली के समान संरचना बनाती है। जगह जगह यह धसी हुई होती है अंदर की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है माइटोकांड्रिया की जो लंबाई है। माइटोकांड्रिया की लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः 1.5 माइक्रोन में होती है। 1.5 माइक्रोन होती है। और यह दोहरे आवरण से घिरी होती है। अगला पॉइंट है, किसी के क्रिस्टी के सतह पर जो है कि ये जो दाने की समान संरचना पाई जाती है, वह जो है ऑक्सीसोम है। F1 पार्टिकल उपस्थित होता है, इसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। वह उपस्थित होता है, क्रिस्टी के सतह पर ही होता है। ऑक्सीसोम ऑक्सीजन का संवहन करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑक्सीसोम जो है वह ऑक्सीजन का संवहन करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तथा ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वह ऊर्जा मुक्त होती है, जो माइटोकांड्रिया में मैट्रिक्स में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसकी हम संरचना जो है कि एक डायग्राम के मतलब समझेंगे कि जैसे कि जब हम वायुमंडल से वायु हम ग्रहण करते हैं, तो वायु में जो है कि केवल हम ऑक्सीजन को लेंगे।
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारी आरबीसी में कैरी करती है। आरबीसी ही जो है कि ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचती है। सेल्स में माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया पर ऑक्सीसोम होते हैं और जो ऑक्सीजन का संवहन करते हैं या ऑक्सीजन का संवहन कैरी करके रिलीज करता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। वह ऊर्जा जो मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। इसीलिए जो है कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसको देखिए, हम जो है कि एक डायग्राम की मदद समझे। अब हम इसको एक रिएक्शन मतलब समझेंगे। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हुआ, फिर एनर्जी मुक्त हुई और 38 एटीपी की जो है कि यहाँ पर एनर्जी मुक्त होती है और यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का फिर निर्माण होता है जो हम सांस के द्वारा फिर से बाहर उसको निकाल देते हैं। और यह भी हम जानेंगे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण फुल फॉर्म जो है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो एक एटीपी में कितने फास्फेट होते हैं? ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फास्फेट होते हैं। यह क्वेश्चन जो है कि पूछा जाने वाला है। एक एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं। और एटीपी को हम क्या कहते हैं? तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के रूप में भी जानते हैं। इसको हम जो है कि यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एटीपी को एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकांड्रिया में खुद का डीएनए होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी खुद का डीएनए होता है। ये डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। इसलिए इसे अर्धश्वासित कोशिकांग कहते हैं। अर्थात यह अपने कार्यों को कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है। अर्धश्वासित कोशिकांग यानी कि यह कोशिका का सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहलाता है कि यदि कोई माइटोकांड्रिया को सेल से बाहर भी निकाल दिया जाए तो वह कुछ कार्यों को खुद कर नियंत्रित कर सकता है। इसलिए इसे अर्धश्वासित कोशिकांग कहते हैं। अब हम माइटोकांड्रिया से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जानेंगे। वन लाइनर ही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया की प्रकृति कैसी होती है? माइटोकांड्रिया की प्रकृति कैसी यानी कि यह कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो यह आंसर हमारा होगा ठोस, दानेदार, सूक्ष्म कण, छड़ या सौसर के आकार का होता है। छड़ या सौसर के सूक्ष्म कण या छड़ या सौसर के आकार की ही माइटोकांड्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कोशिका में माइटोकांड्रिया की संख्या लगभग कितनी होती है? एक कोशिका में लघु माइटोकांड्रिया की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 50 से लेकर 50 से लेकर जो है कि 5000 तक हो सकती है। मतलब इससे कम भी हो सकती है, इतना भी हो सकती है। एक वयस्क व्यक्ति में जो है कि इतनी माइटोकांड्रिया की संख्या हो सकती है, यानी 50 से लेकर 55,000 तक जो है कि माइटोकांड्रिया की संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है माइटोकांड्रिया अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में, हृदय व ऊतक, वृक्क में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। माइटोकांड्रिया कहाँ नहीं पाई जाती? माइटोकांड्रिया कहाँ नहीं पाई जाती है? तो यह परिपक्व एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है। ये कुछ अपवाद भी हैं इसके। अगला क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया इसके संयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? तो माइटोकांड्रिया वसा, फैट, प्रोटीन से बना है। इसमें जो है प्रोटीन की जो मात्रा होती है 65 से 70% होती है और लिपिड जो है कि वसा की मात्रा जो है 25% होती है, यानी 25% होती है और 0.5% आरएनए होता है और इसमें डीएनए भी होता है माइटोकांड्रिया। तो यह इतने जो है कि इसका या तो संगठन कह लीजिए या इतने सहयोग से यह बनती है। अगला क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया में दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? यानी जो माइटोकांड्रिया है
उसमें 2 लेयर पाई जाती हैं। दोनों लेयर के बीच के जो स्थान होता है, यानी कि ऐसा देख लीजिए, जैसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्रिस्टी वाली सतह हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो बीच का स्थान है, इसके बीच का जो स्थान है, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे। इसके जो बीच का ये स्थान है, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहेंगे, या जो है कि आउटर इनर मेम्ब्रेन हो गई और यह आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और यह जो है जो ये खाली स्थान है उसको पेरो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एटीपी में कितने फास्फेट होते हैं? एक एटीपी में कितने फास्फेट होते हैं? तो एक एटीपी में जो है कि 3 फास्फेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द का प्रयोग सी बेंडा ने किया था। हाँ, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 10, ऑक्सीसोम का कार्य क्या है? ऑक्सीसोम का कार्य क्या है? तो ऑक्सीसोम का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। वह ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और जो है उसको ऑक्सीकरण करता है ग्लूकोज के साथ। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 11, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एटीपी जो है हमारा, वह एनर्जी करेंसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? यानी कोशिका का शक्ति, यह बहुत बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि इसी में एटीपी का संग्रहण होता है और इसीलिए इसे ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये बायोब्लास्ट नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बायोब्लास्ट नाम अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारा आंसर है साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में कहाँ पाई जाती है? तो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली के समान जो संरचना होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि अंगुली के समान संरचना होती है, ऐसी संरचना है, ऐसे देख लीजिए, फिर से दोबारा हम चित्र बना रहे हैं। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ऐसे होती है। तो ये जो अंगुली के समान संरचना होती है इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसी पे जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, और जो द्रव्य भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी संरचना, और ये हमारे हो गए 15 क्वेश्चन हो गए माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित। तो आपको जो है कि क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।